नहीं बोलना था, कट 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 कट. Hi guys, welcome back to my channel. This is me, Nirmala Sharma. Currently I am pursuing my psychiatric nursing from AIIMS Bhopal. ये वीडियो होने वाला है काउंसलिंग प्रोसेस की डिटेल में. सबसे पहले उन सभी को ए बिग बिग कॉन्ग्रेचुलेशंस जिन्होंने एमएससी नर्सिंग एम्स एमएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन को क्लियर किया है. मेरा इंस्टाग्राम का डीएम जो है वो भर चुका है आप लोगों का मैसेज से एंड आई एम सो ग्लैड, आई एम सो हैप्पी. सबसे पहले तो उन सभी को ए बिग बिग कॉन्ग्रेचुलेशंस जिन्होंने ये एग्जाम को क्लियर किया है, और जिनका इस बार नहीं हुआ है उनको भी मैं यही कहना चाहूँगी कि आप लोगों को आइडिया मिल गया है कि आने वाले टाइम में कैसे करके प्रिपेयर करना है. तो नेक्स्ट टाइम आप लोग अपना बेस्ट दे सकते हो. सो दिल नहीं छोटा करना है, हार नहीं मानना है, आगे बढ़ते जाना है. ठीक है, मुझे डीएम्स पढ़ के इतना अच्छा लगता है ना, क्योंकि आप लोग बोलते हो कि मतलब इतने सारे लोगों ने लिटरली मुझे डीएम किया है ना बोल के कि थैंक यू सो मच फॉर योर गाइडेंस एंड सपोर्ट. मतलब मैंने तो यही सोच के मैंने तो जो भी एक आध वीडियो बनाया था यही सोच के बनाया था कि मुझे प्रॉब्लम हुआ था अपने प्रिपरेशन टाइम में. तो इन केस अगर मेरा स्ट्रेटेजी अगर किसी एक को भी अगर यूज़फुल हो जाए तो फिर आई विल बी सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल. तो सो हैप्पी नाउ. इवन जिसका इस बार क्लियर नहीं हुआ ना, उन्होंने भी मुझे डीएम करके बोला है कि दीदी मेरा नहीं हुआ ऐसा करके ना, बहुत सारे लोगों ने. तो उसको देख के भी इतना अच्छा लगता है कि जिनका हो रहा है वो तो कर ही रहे डीएम, बट जिनका नहीं हुआ ना वो भी मतलब अभी भी कितना एक होता है ना, एक ट्रस्ट दिखाते हुए मुझे बोल रहे. तो क्या बोलूँ मैं. एनीवेज लेट्स स्टार्ट द वीडियो. लेट्स टॉक अबाउट द काउंसलिंग प्रोसेस फर्स्ट. जैसे अभी रिजल्ट आ गया है, इसके बाद में 2 वीक्स के बाद में काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा. काउंसलिंग जो है वो 3 पार्ट में होगा, फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड एंड ओपन राउंड. अब आपको करना क्या है, जिनका भी नाम है मेरिट लिस्ट में, मैं उन सभी को ये बोलूँगी कि आपको काउंसलिंग प्रोसेस में अप्लाई करना है इरेस्पेक्टिव ऑफ योर रैंक. अगर कोई आपको बोल रहा है कि आपका रैंक बहुत पीछे है, आपका सिलेक्शन नहीं होगा, काउंसलिंग में ट्राई करके फ़ायदा नहीं है, ये नहीं सोचना है. कभी कभार लक कहाँ से क्या काम आ जाता है ना, वो आप छोड़ दो. इरेस्पेक्टिव ऑफ योर रैंक आपको काउंसलिंग प्रोसेस भरना है. भरने का कोई चार्जेस नहीं है, कोई फीस नहीं है. आता है नाम वेल एंड गुड, नहीं आता है तो भी कोई बात नहीं, बट स्किप नहीं करना है, जरूर ये प्रोसेस को करना है. ठीक है, तो अभी मेन काम क्या है आपका. अब जब 2 हफ्ता के टाइम है आपके पास काउंसलिंग के लिए, तो अभी आपको क्या करना है, आपको एम्स के वेबसाइट में जाना है. वेबसाइट में जाके आप देखो, प्रोस्पेक्टस देखना 2026 ईयर का. वहाँ पे पूरा इन डिटेल्स में लिखा रहेगा कि कौन सा एम्स में आपकी कैटेगरी में, अगर आप यूआर हो, ओबीसी हो या SC ST जो भी आपका कैटेगरी है, उस हिसाब से हर एक एम्स में वहाँ पे पूरा लिस्ट रहेगा कि एम्स दिल्ली में सपोज कि आपकी कैटेगरी में, अगर आपका कैटेगरी यूआर है तो आपकी कैटेगरी में मेंटल हेल्थ में कितना सीट है, MSN के अंदर में जितना भी डिविजन्स है ना, जैसे लाइक क्रिटिकल केयर, ऑन्कोलॉजी, CTVS, उसमें कितना कितना सीट है ये दिया है. तो आपको क्या करना है, अपने लिए एक पूरा चार्ट प्रिपेयर करना है. सारे एम्स का नाम लिखो, अपना कैटेगरी लिखो, और उस कैटेगरी में सब्जेक्ट वाइज कितना सीट अवेलेबल है वो आपको लिखना, ताकि आपको पता रहे कि आपका कैटेगरी के लिए इन टोटल कितना सीट है सारे एम्स को मिला के, प्लस एक एम्स में एक सब्जेक्ट में कितना सीट है. ताकि जब काउंसलिंग प्रोसेस आएगा, जब काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट होगा, आपको ऑलरेडी पता हो और आप बहुत ही एकदम माइंडफुली चॉइस फिलिंग कर सके. क्योंकि ना कभी कभी क्या होता है कि बहुत अच्छा रैंक होने के बाद भी, क्योंकि काउंसलिंग प्रोसेस आप अच्छे से नहीं करते हो तो आपको सीट नहीं मिलेगा. ऐसा भी होता है, ऐसा हुआ है काफ़ी लोगों को, क्योंकि उनको काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में आइडिया नहीं होता है. इसीलिए मैं हूँ आपको हेल्प करने के लिए कि ऐसा ना हो कि आपका सीट रह जाए. तो सबसे पहले आपको ये एक चार्ट प्रिपेयर करना है अपने लिए. ठीक है, तो जब पहले चॉइस फिलिंग का ऑप्शन आएगा, 2 टाइप से भर सकते हो. एक हो गया कि आपको कौन सा एम्स में जाना है. जैसे मान लो आपको फर्क नहीं पड़ता कि आपको कोई भी सब्जेक्ट अलॉट हो, बट आपको यही एम्स चाहिए, एम्स दिल्ली ही चाहिए या एम्स ऋषिकेश चाहिए, आपको फर्क नहीं पड़ता कि कोई भी सब्जेक्ट मिले. तो आपको क्या करना है, सबसे पहला जो है वहाँ पे आपको एम्स दिल्ली, सपोज प्रायोरिटी सब्जेक्ट क्या है, साइकेट्री, एम्स दिल्ली ऑनको, एम्स दिल्ली CTVS, एम्स दिल्ली जो भी सब्जेक्ट है, ऐसा करके आप भर सकते हो. या दूसरा ऑप्शन क्या होता है, आपको फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई भी एम्स मिले, बट आपको है कि आपको अपना स्पेशलिटी सब्जेक्ट चाहिए, जो कि मेरे केस में था. मुझे था कि मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता कि मुझे कोई भी एम्स मिले, क्योंकि सारे एम्स मेरे घर से दूर ही है. मुझे था कि साइकेट्रिक नर्सिंग ही चाहिए. तो मैंने क्या किया ना, मैंने एम्स ऋषिकेश साइकेट्रिक नर्सिंग, फिर एम्स भुवनेश्वर साइकेट्रिक नर्सिंग, एम्स जोधपुर साइकेट्रिक, एम्स भोपाल साइकेट्रिक, ऐसा करके मैंने भरा. तो पहले आप ऐसा भर सकते हो.
तो इन दोनों में से जो भी आपका प्रेफरेंस है, या तो एम्स प्रेफरेंस है या तो सब्जेक्ट प्रेफरेंस है, इस हिसाब से आप अपना काउंसलिंग प्रोसेस भर सकते हो। और कितना ज़्यादा ऑप्शंस मिलता है आपको भरने के लिए, आई थिंक 60 के आसपास था जितना आप भर सकते हो। तो मैंने टोटल फील किया था 47। तो इसको भी ना आपको बहुत कैलकुलेटिवली करना है। आप सारे भर दो, कहीं ना कोई तो मिल ही जाएगा ना। लेकिन अगर आपका रैंक अच्छा है तो फिर आपको ना सब नहीं भरना है। कभी कभी क्या होता है ना, रैंक अच्छा होके भी आपने अगर सब भर दिया तो भी होने का चांसेस होता है कि आपको शायद अच्छा वाला एम्स ना मिले। यूजुअली ऐसा होता तो नहीं है, बट पता नहीं, मैंने ऐसा सुना है इसलिए मैं कह रही हूँ। मेरा रैंक 75 था ना, तो मैंने क्या किया था, मैंने पहले वो चार्ट बनाया था। फिर मैंने अपने कैटेगरी में एम्स वाइज सीट काउंट किया था कि कितने सीट है किसमें। जैसे मान लो साइकेट्रिक का इसमें 2 है, इसमें 1 है, इसमें 2 है। तो मैंने ना उस हिसाब से टोटल इतना सीट्स भरे थे कि मेरा जो है वो 75 तक मैंने भरा था, ताकि अगर मुझे फर्स्ट नहीं मिला, मुझे सेकंड नहीं मिला, मुझे थर्ड नहीं मिला, 75th नंबर वाला तो आके मेरा हो जाएगा ना। 75th वाला सीट तो मेरा ही रहेगा ना, क्योंकि मुझसे पहले तो 75 से ज़्यादा लोग तो है नहीं, 74 ही है मुझसे ज़्यादा। या तो उसमें से कम ही हो सकते हैं, या तो उसमें से ज़्यादा लोग तो नहीं आ जाएंगे ना। मेरे ऊपर 74 लोग हैं, अगर मैं 75 नंबर में हूँ तो मैंने क्या कहता कि टोटल ऐसे भरा था कि मेरा जो है लास्ट वाला जो सीट है वो 75 में एंड हो रहा था, ताकि अगर कुछ भी नहीं मिला तो 75th नंबर वाला मेरा हो। तो आपको भी ऐसा ही ध्यान में रखना है। आपका रैंक बहुत ज़्यादा है तो आप सारा भर दो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। चॉइस फिलिंग ना जो मैंने किया था, तो ये पूरा है, पूरा देखो इतना सारा मैंने भरा है ना। 47 नंबर तक मैंने भरा था, अगर ये क्लियर है कि नहीं पता नहीं। 47 नंबर तक मैंने भरा था। लास्ट मैंने एम्स बिलासपुर मेडिकल एंड सर्जिकल नर्सिंग, उसमें एम्स बिलासपुर का स्पेशलिटी मेंशन नहीं था, मेडिकल सर्जिकल में से ओवरऑल लिखा हुआ था। तो ये मैंने लास्ट भरा था। फिर ये तो खाली यही चीज़ को ध्यान में रखे, ऐसे करके आपको चॉइस फिलिंग करना है। अभी आप सबका मन में बहुत सारा डाउट आ रहा होगा कि कौन सा एम्स बेस्ट है ना। मेरे भी दिमाग में आया था। नो डाउट एम्स दिल्ली, एम्स ऋषिकेश, एम्स जोधपुर, ये लोग बेस्ट है, ठीक है। तो अगर आपको आपका रैंक अच्छा है तो आप अपना पहला प्रायोरिटीज़ में ये सबको रख सकते हो, बहुत चांसेस है कि आपको मिल जाए। देखो क्या होता है ना, रैंक अच्छा है बोल के भी तो आपको अच्छा एम्स मिल जाएगा, आपने जो पहला नंबर में भरा होगा वो मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। मेरा भी मुझे 4th चॉइस मिला था। पहला ऋषिकेश था मेरा, फिर भुवनेश्वर था, फिर जोधपुर था, फिर भोपाल था। और मैं मर रही थी ऋषिकेश में जाने के लिए, लेकिन भोपाल में आके मुझे पटक दिया। जो भी हो, वेल एंड गुड, जो होता है वो अच्छा के लिए होता है। तो अभी लग रहा है कि जो होता है वो अच्छा के लिए होता है, तो अच्छा ही हो रहा है। अभी भोपाल एम्स भी काफ़ी अच्छा है। तो आई होप आपको समझ में आया हो कि काउंसलिंग प्रोसेस में आपको क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। और हाँ, बहुत सारे लोगों ने मुझे ये भी डीएम किया है कि मैम कौन सा एम्स को चूज़ करना चाहिए ना, मतलब नज़दीकी वाला एम्स को ध्यान दूँ या अपने स्पेशलिटी के अकॉर्डिंग देखो। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है और आपके पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है। फ्यूचर का देख के करो तो मैं तो यही बोलूँगी कि अपना स्पेशलिटी देखो, क्योंकि 2 साल आपको एमएससी करना है। एमएससी इज़ अ वेरी हेक्टिक कोर्स। अगर आप ऐसे सब्जेक्ट में करोगे जहाँ पे आपका मन ही नहीं है, आपका मतलब पसंद ही नहीं है वो सब्जेक्ट, वो 2 साल निकालना ईजी नहीं होने वाला है। चलो 2 साल निकल गया ना, पर पूरा ज़िंदगी आपको उस सब्जेक्ट के साथ में गुजारना है। आपको अगर आप टीचिंग लाइन में जाते हो तो आपको वही सब्जेक्ट मेनली टीच करना है ना। जो सब्जेक्ट में आपका खुद का इंटरेस्ट नहीं है वो आप दूसरा को कैसे पढ़ाओगे। तो ये सब चीज़ को पहले सोच लो। 2 साल का ही बात है, आप घर से दूर रह के भी आप कर सकते हो, है ना। और जैसे मान लो ये भी है कि लोग इसके पीछे भी बहुत भागते हैं कि बेस्ट एम्स में जाना है तो मैं दूर चला जाऊंगा, बेस्ट एम्स में जाना है। ऐसा नहीं है, देखो सब एम्स का नाम ही बेस्ट है, ठीक है। सब एम्स बेस्ट है अपने आप में। आप जब निकलोगे तो आप एम्स से निकल रहे हो, यही बहुत बड़ा बात होगा। तो क्योंकि ये बहुत स्ट्रेसफुल वाला कोर्स है, तो ये भी चीज़ ध्यान रखोगी कि मतलब बेस्ट एम्स में जाना है चक्कर में इतना दूर भी मत चले जाना, क्योंकि छुट्टी बहुत रेयरली मिलता है ना। तो अगर 2-3 दिन का छुट्टी मिल रहा है या कुछ हो रहा है तो भी अगर सबका तो पॉसिबल नहीं होगा, अगर पॉसिबल है तो आपके घर के पास वाला एम्स ले लेना, क्योंकि तब आप आराम से 2-3 दिन का छुट्टी में घर जाके अपना माइंड को फ्रेश कर सकते हो, स्ट्रेस को रिलीव करके आप आ सकते हो। अल्टीमेटली आप एम्स से ही पास आउट हो रहे हो ना, यही मैटर करता है।
तो ये दो सिनेरियो है। बेस्ट एम्स आपके घर का पास है तो वेल एंड गुड, अगर बेस्ट एम्स आपके घर के पास नहीं है तो भी आप घर के पास वाले एम्स से करते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपको बेस्ट एम्स से करना है तो वो भी आपका कॉल है। बट मेरा जो एक्सपीरियंस है मैंने बस वो शेयर किया, क्योंकि आप लोग पूछते हो ना डीएम में, इसलिए। अब दूसरा काफ़ी कॉमन डाउट जो मुझे बहुत लोगों ने डीएम में पूछा है, जैसे अगर फर्स्ट राउंड में आपको सीट अलॉट हो गया है और अगर आपको वो वाला एम्स या वो वाला स्पेशलिटी नहीं चाहिए और आप सेकेंड राउंड के लिए जा सकते हो तो उसका क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकता है। अगर आप फर्स्ट राउंड के बाद सेकेंड राउंड के लिए ऑप्ट करते हो कि अगर आपको सेकेंड राउंड के लिए जाना है तो आपको फर्स्ट राउंड में जो सीट मिला था ना, जैसे ही आप सेकेंड राउंड के लिए ऑप्ट करोगे आपको जो फर्स्ट राउंड में सीट अलॉट हुआ था वो वैकेंट हो जाएगा, मतलब वो खाली हो जाएगा, वो अभी आपका नहीं रहेगा, वो अभी खाली हो गया और वही खाली सीट फिर दोबारा सेकेंड राउंड में वो दिखाया जाएगा कि ये सीट खाली है, तो जिसको वहाँ आना है वो आ सकता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपने सेकेंड राउंड के लिए ऑप्ट कर दिया और आप सेफ साइड हो कि चलो सेकेंड राउंड में कुछ अच्छा एम्स नहीं मिला तो मेरे साथ तो फर्स्ट राउंड वाला तो ऑलरेडी है ना, नहीं है, वो खाली हो जाता है। ठीक है, ये बहुत लोगों का डाउट रहता है, तो आप सोच समझ के करना, क्योंकि कई बार ऐसा होता है अगर आपका रैंक अच्छा नहीं है या लक का भी बात होता है, अगर आपने सेकेंड राउंड के लिए ऑप्ट कर दिया और मान लो फर्स्ट राउंड वाला तो खाली हो गया, सेकेंड राउंड के लिए आप चले गए, लेकिन आपके रैंक में आपके कैटेगरी में अगर सेकेंड राउंड में कोई सीट बचा ही नहीं है तो फर्स्ट राउंड वाला भी गया, सेकेंड राउंड में भी आपको कोई सीट नहीं मिलेगा। तो ये होता है, तो सोच समझ के करना है जो भी करना है। ठीक है, चलो अब बात करते हैं कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रेडी रखना चाहिए काउंसलिंग के लिए। ठीक है, जैसे ही आपका अलॉटमेंट लेटर आएगा उसके बाद में आपको फिजिकली आना पड़ेगा, जो भी कॉलेज में आपको अलॉटमेंट हुआ होगा तो वहाँ पे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लेके आना है। सबसे पहले ऑल योर मार्कशीट, जितना भी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर का मार्कशीट है। अगर आप जीएनएम एंड पोस्ट बेसिक हो तो आपको जीएनएम का मार्कशीट भी लाना है, पोस्ट बेसिक का भी लेके आना है। साथ में आपको अपना आरएनआरएम, अगर आपका आरएनआरएम नहीं आया है तो कोई दिक्कत का बात नहीं है, ठीक है, वो बाद में भी आप सबमिट कर सकते हो, बट है तो लेके आना। माइग्रेशन सर्टिफिकेट अगर अभी है तो लेके आना, नहीं तो आप बाद में भी लेके आ सकते हो। फिर आपका जो स्कोर कार्ड होता है ना, एमएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन का जो स्कोर कार्ड आया होगा उसका एक प्रिंट आउट, 1 या 2 लेके आना प्रिंट आउट। फिर काउंसलिंग प्रोसेस में आपने जो चॉइस फिलिंग किया होगा वो चॉइस फिलिंग का भी एक प्रिंट आउट चाहिए। फिर उसके बाद आपको अलॉटमेंट लेटर आएगा कि आपको कौन सा एम्स अलॉट हुआ है, आपको लेके आना है अलॉटमेंट लेटर का भी ज़ेरॉक्स। देन पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ बहुत सारा लेके आना, क्योंकि बहुत सारा जगह में चाहिए होता है, तो 15 to 20 पीस ऑफ पासपोर्ट साइज़, रिसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स लेके आना कलरिंग में। साथ में आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सब का ज़ेरॉक्स एंड 10-12 का मार्कशीट, पास सर्टिफिकेट, इन सब का ओरिजिनल ज़ेरॉक्स, सब कुछ ओरिजिनल में भी लाना है, ज़ेरॉक्स में भी लाना है, ये नहीं कि सिर्फ प्रिंट आउट लेके आ रहे हो। फिर आपका पीआरसी है तो पीआरसी लेके आना, और अगर आपके पास कैटेगरी है ना, सपोज आपका जो भी कैटेगरी है ओबीसी, एससी, एसटी, ये सर्टिफिकेट भी आपको लेके आना है। तो ओवरऑल जितना भी मार्कशीट वगैरह है ये सब आपको लेके आना है, ठीक है। और साथ ही साथ सबका कम से कम 2-2 कॉपी ऑफ ज़ेरॉक्स लेके आना। प्लस काउंसलिंग के अलॉटमेंट के बाद आपको जो भी एम्स अलॉट होता है उस एम्स के वेबसाइट में जाना तुरंत। सपोज एम्स भोपाल अलॉट हो गया तो एम्स भोपाल के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना, www.aimsbhopal.in करके उसमें चले जाना। फिर मतलब एग्जांपल दे रही हूँ मैं, फिर वहाँ पे आपको पता चलेगा कि आपको क्या क्या लेके आना है। वहाँ पे वो लोगों ने क्लियरली मेंशन किया होगा, उसमें ये भी मेंशन किया होगा कि आपको एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट भी लेके आना होता है, ठीक है। अगर आप नहीं लेके आते हो तो आप यहाँ आके भी बना सकते हो, बट मैं ऑलरेडी लेके आई थी घर से। आपको ऑनलाइन ही उस पर फिल करना होता है, फिर उसका बस एक प्रिंट होता है, उसको आपको प्रिंट करके देना होता है। और एक होता है एफिडेविट बनवाना होता है आपको। एफिडेविट जो है वो आपको कोर्ट से बनवाना होता है, तो वो जो 10 रुपये का जो पैसा वाला नोट होता है ना, उस पर आपको बनवाना होता है। वो आपको फॉर्मेट जो है वो ऑलरेडी दिया रहता है थ्रू जो भी एम्स में आपको अलॉटमेंट हुआ है उसका थ्रू, वो आप यहाँ आके भी बनवा सकते हो। ये जो 2 चीज़ें हैं ना, एंटी रैगिंग और एफिडेविट, यहाँ आके भी बनवा सकते हो, चाहो तो आप घर से भी लेके आ सकते हो। मैं घर से ही लेके आई थी, ताकि मुझे नहीं पता था कि न्यू शहर में मैं कहाँ भटकती फिरूँ, तो आप भी ऐसे बना के लेके आ सकते हो, ठीक है। और अगर आपके पास में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में अगर आपके साथ में सारे सर्टिफिकेट्स नहीं हैं तो हो सकता है या ऐसा होता है कि वो लोग आपसे ड्राफ्ट बनवाए 1 लाख रुपए का, तो 1 लाख रुपीज़ आप डिपॉजिट करना पड़ेगा आपको। फिर जैसे ही आप अपना सारा सर्टिफिकेट वापस उनको दे दोगे तो आपको वो 1 लाख रुपीज़ वो रिटर्न कर देंगे। ये सारे एम्स में अप्लाई नहीं होता है,
हमारे एम्स में अप्लाई नहीं हुआ था। जैसे हमारे काफ़ी फ्रेंड्स हैं मेरे जिन्होंने बहुत लेट से अपना कुछ डॉक्यूमेंट्स दिया था, तो उनको ऐसा नहीं कि पहले से 1 लाख रुपए नहीं लिया था। मैं बाकी एम्स में होता होगा, एम्स भोपाल में नहीं है ये सब, पर आप मेंटली रेडी रहो कि ऐसा भी हो सकता है करके, ठीक है। तो आई थिंक मैंने मेजर चीज़ें कवर अप कर दिया है कि काउंसलिंग प्रोसेस में अभी आपको क्या करना चाहिए या क्या हो सकता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी करके रखना चाहिए। सो आई विश यू ऑल द वेरी वेरी बेस्ट, गुड लक। आज आप जिस पोजीशन पे हो, लास्ट ईयर में उस पोजीशन पे थी, तो मुझे पता है कि अभी आप लोगों को क्या फील हो रहा होगा, कैसा फील हो रहा होगा, है ना। तो पता नहीं, शायद किसी को एम्स भोपाल भी मिल जाएगा और शायद मेरा कोई जूनियर बन के भी आ जाएगा। सो आई एम प्रिटी एक्साइटेड फॉर दैट। यहाँ पे जितना मैं चपर चपर करती हूँ मैं रियल लाइफ में उससे ज़्यादा चपर चपर करती हूँ। नहीं बोलना था, कट 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 कट। आई एम सो एक्साइटेड टू मीट यू हियर। तो जो भी है, ऑल द वेरी बेस्ट एंड डू योर बेस्ट। हमारा भी फाइनल एग्जाम आने वाला है, तो शायद मैं इतना एक्टिवली आपको रिप्लाई भी ना करूँ यूट्यूब पे या इंस्टा पे, क्योंकि अभी आफ्टर 1 वीक हमारा फाइनल्स आने वाला है। तो बट आई विल ट्राई माई बेस्ट, जब भी टाइम मिलेगा मैं आपको हेल्प करने की कोशिश करूँगी। सो आप भी कोऑपरेट करो मेरे साथ, डू योर बेस्ट, ऑल द वेरी बेस्ट एंड आई एम सो 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 प्राउड ऑफ यू ऑल एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर न्यू जर्नी, होप फॉर द बेस्ट। आई जस्ट वॉन्ट एंड विश कि आप सभी को अपना फेवरेट स्पेशलिटी, अपना फेवरेट एम्स जो भी चाहिए वो अलॉट हो जाए। एंड या, see you in my next video. Till then, take care. Bye.